बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब नंबर 19 नाइट्रोजन और सल्फ़र के मशक के ये मुख्तसर जवाबी सवालात करेंगे। इनकी तादाद टोटल 7 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हवा से कैसे हासिल की जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 दफ़ा से लिख दिया है, तो खैर आपने एक दफ़ा ही समझना है। तो नाइट्रोजन हवा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हासिल की जाती है। पीछे आएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन का सोर्स है, ठीक है। अमोनिया गैस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हाम माल में से नाइट्रोजन गैस हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल की जाती है, ठीक है। एक तो ये है, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से करते हैं, उसमें पहले इस हवा को पाक या साफ़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से या दूसरी इम्प्योरिटीज़ से, ठीक है। और फिर उसको माया में तब्दील किया जाता है बेसिकली। तो जब माया में तब्दील हो जाती है तो फिर माया हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली बॉयल किया जाता है, उसमें जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है वो जल्दी बॉयल होकर अलहदा हो जाती है। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन से कम होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहले बहरात बनकर अलहदा हो जाती है और फिर हवा में ऑक्सीजन रह जाती है। तो है नाइट्रोजन को अलहदा कर लिया जाता है, दोबारा माया में तब्दील कर दिया जाता है ना बहरात से, और सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, ये सारी स्टूडेंट्स यहाँ तक कहानी है, ये किस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब ये जितना भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ये सारा हम लिखेंगे ना तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको हमने शॉर्ट करना है, ठीक है। अब शॉर्ट करके मैंने यही लिखा हुआ है, मतलब इसकी मैंने, आप ये समझ लो कि मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो वो किस तरह से करना है तो वो समझ लें। सो ये देख सकते हैं नाइट्रोजन गैस को हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है, पहले हवा को साफ करके। तो वहां पर उन्होंने लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकाली जाती है, तो मैंने लिख दिया साफ करके। तो पहले हवा को साफ करके इसे बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। हवा को साफ करना है, फिर उसको ठंडा करना है, जिससे हवा माया बन जाती है। ये बात समझ रहे ना। हाँ, तो हवा माया बन जाएगी जब हम हवा को बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। इस माया हवा की फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। ये आगे जो माया जब बनी हवा तो फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। चूंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है, इसलिए ये -196 डिग्री सेल्सियस पर पहले बहरात में तब्दील हो जाती है। वही बात जो मैंने आपको वहां पर समझाई है, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के फर्क की बिना पर अलहदगी होती है। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -196 डिग्री सेल्सियस है, यह ऑक्सीजन से कम है। इसकी वजह से ये अलहदा हो जाती है ना ऑक्सीजन से, फिर इसको अलहदा करके दोबारा माया बनाकर मखसूस सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है। तो पहले बहरात से अलहदा करेंगे ना, जब बहरात अलहदा होंगे तो फिर उनको दोबारा हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे माया में तब्दील करने के लिए। माया में जब तब्दील हो जाएगी, चूंकि अलहदा तो हो चुकी हैं उसके बहरात, फिर उसको हम मुख्तलिफ सिलेंडर्स में, मुख्तलिफ कंटेनर्स में स्टोर कर लेंगे, बंद कर लेंगे बेसिकली, ठीक है, ताकि वो उड़ ना जाए नाइट्रोजन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नाइट्रोजन हम हवा से अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो हवा में बेसिकली ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन को इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से अलहदा कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन मीथेन से कैसे बनाई जाती है। तो उसी से अगला टॉपिक है, ठीक है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का सोर्स अमोनिया बनाने के लिए जो दूसरा हाम माल है वो हाइड्रोजन है, उसको मीथेन से हासिल किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन वो जुज़वी ऑक्सीडाइज हम करते हैं मीथेन को ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि अगर सारी की सारी हम ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाएगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जुज़वी तौर पर ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाए। फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा पानी के साथ रिएक्शन करवाकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मजीद हाइड्रोजन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा किस्सा है जो हमने इसका आंसर करना है, ठीक है। तो बुक से अगर करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लो, ये दोनों इक्वेशनें भी कर लो तो अच्छा है, ठीक है। ये दोनों मसवातें भी आपने करनी है। तो इस तरह से बेसिकली इस हाइड्रोजन को देखें हम मीथेन से हासिल कर लेते हैं, CH4 मीथेन है, ठीक है। तो अब ये मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट करके, वहां से समझें। सो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए मीथेन को ऑक्सीजन की महदूद मिकदार के साथ जुज़वी ऑक्सीडाइज किया जाता है, आधा ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीजन की कम मिकदार होती है तो मीथेन का उसके साथ रिएक्शन करवाना है। अच्छा, क्यों जुज़वी ऑक्सीडाइज करते हैं, कम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ताकि ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील ना हो जाए। सारी की सारी ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में अगर तब्दील हो गई तो फिर हाइड्रोजन तो नहीं मिलेगी ना, हमें तो हाइड्रोजन चाहिए ना। तो इस वजह से ऑक्सीजन की महदूद सप्लाई होनी चाहिए, जुज़वी तौर पर ऑक्सीडाइज करना है मीथेन को, ठीक है ना, ताकि ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील ना हो बल्कि हाइड्रोजन मिले। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा मिकदार में बनते हैं। अब नीचे आप देख लो ना, ये जो पहले रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं है बल्कि हाइड्रोजन मिल गई है, ठीक है, ये हमें चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और मजीद हाइड्रोजन हासिल कर ली जाती है।
तो ये देखिए नीचे वाले जो आखिरी यहाँ पर आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, तो आखिरी रिएक्शन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर पानी के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रही है, तो हाइड्रोजन मजीद यहाँ पर हमें दूसरे रिएक्शन में मिल गई है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शंस आपने बेसिकली याद रखने हैं। मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि महदूद जुज़वी ऑक्सीडाइज करते हैं कम ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले। फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले रिएक्शन में मिली है उसका मजीद रिएक्शन करवाया जाता है पानी के साथ, मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मजीद, बेसिकली हाइड्रोजन हमें चाहिए तो हाइड्रोजन मजीद हमें मिल जाती है। तो ओके जी, ये दोनों रिएक्शन करके ये बात आपने सारी याद रख लेनी है। तो देखिए मैंने कितना ये छोटा सा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सी कंडीशन मतलूब होती हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमने ऑक्सीडाइज करना है तो कौन सी कंडीशन मतलूब होती है। तो पीछे आए तो ये देख लें स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए वनेडियम ऑक्साइड, ये देखें V2O5, वनेडियम पेंटाऑक्साइड या वनेडियम 5 ऑक्साइड है, ठीक है। एंड फिर उसके अलावा टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस हमें करना है, ठीक है, ये 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशंस हैं जो कि हमने रखनी है, तो फिर ही सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी। तो यहाँ से लेकर आपने गुजारा जाता है, ठीक है, बाकी ये नहीं लिखना, यहाँ तक कर लें, ये कंडीशंस भी सारा उसमें आएगा। एंड फिर उसके अलावा आप ये रिएक्शन भी लिखोगे, ठीक है, वो और ये रिएक्शन लिख लेना। तो चलें देखते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल साफ शफाफ और खुश्क गैसों, ये जो SO2 और O2 है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को फिर एक कॉन्टैक्ट चैम्बर में 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वनेडियम पेंटा या 5 ऑक्साइड कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है, ठीक है ना, ये देख लें। तो ये बात समझ आ रही है ना, ये वाली चीज़ें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि कॉन्टैक्ट चैम्बर होगा, 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, एंड वनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होगा, ठीक है। तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगी। तो ये जो तीर के ऊपर नीचे वाली बातें लिखी है ना, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, वनेडियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यही बेसिकली कंडीशंस हैं, ये शराइत हैं, ये अगर होंगी तो फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 19.4 है, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटिक ऑक्साइड जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों पुकारा जाता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एसिटिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड की पहचान का पता होना चाहिए, तो पीछे आए। सो यहाँ से ये आपने स्टूडेंट्स कंसेप्ट लेना है कि एसिटिक ऑक्साइड जो हैं वो होते हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बनाते हैं जो नीले लिटमस को सुर्ख कर दें। तो वो ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है बेसिकली ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिटिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से हम इसको एसिटिक ऑक्साइड पुकारते हैं। बात समझ रहे ना। मजीद भी उसका हम लिखेंगे कि एसिटिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करते हैं ना तो साल्ट्स बनते हैं और पानी भी बनता है। तो हम मजीद इसमें लिख लेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेस से रिएक्शन करके साल्ट्स, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये साल्ट है ये, और साथ में पानी बनाती है, ये भी चलें उसको बता देंगे। तो ये दोनों बातें बेसिकली हमने स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बतानी है। वो इक्वेशन भी चलें स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मजीद अच्छा हो जाएगा। ये चलें हम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक इक्वेशन काफ़ी है, ठीक है। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल क्यों कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्साइड वो है जो पानी के साथ मिलकर ना तो एसिड बनाए ना ही बेस बनाए, और चूंकि वो ना एसिड होता है ना बेस होता है, इस वजह से सॉल्यूशंस नीले और सुर्ख लिटमस दोनों पर असरअंदाज नहीं होते। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पानी के साथ मिलकर ना एसिड बनाती है ना ही बेस बनाती है, और ना ही जो पानी में इसका सॉल्यूशन है, चूंकि एसिड और बेस तो नहीं बन रहा ना, तो पानी में इनके सॉल्यूशन या इसका सॉल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्यूशन नीले और सुर्ख लिटमस दोनों पर असरअंदाज नहीं होता। इस वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड कहेंगे। तो ये बातें स्टूडेंट्स हमने चेंज करके लिखनी है स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, यहां से मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, आप वहां से समझें। सो यहां पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटिक ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। एसिटिक ऑक्साइड जो भी हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई एसिड बनाएगी,
वो कोई बनाएगा या बनाएगी, वो अगर गैस है या ऑक्साइड है, कोई भी है, ठीक है। और जो नीले लिटमस को सुर्ख कर देता है, क्योंकि कोई भी एसिड है वो नीले लिटमस को सुर्ख कर देगा। फिर स्टूडेंट्स से नीचे आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। CO2 + H2O, बड़ा आसान है, H2CO3 बन जाएगा ना। हाँ, ये जो O2 और O है O3 बन जाएगा, बाकी H2CO3 इकट्ठा कर देना इसको। ये जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एसिड है। और मजीद स्टूडेंट्स नीचे हम बताएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बेस से रिएक्शन करके साल्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट है और पानी बनाती है। तो ये भी चलें मजीद अच्छा हो गया कि एसिटिक ऑक्साइड की एक और पहचान होती है कि जब ये इसके साथ बेस के साथ रिएक्शन करें ना तो साल्ट और पानी बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी साल्ट और पानी बनाती है। तो इससे ये दो हमने सबूत बेसिकली बता दिए। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटिक ऑक्साइड कहा जाता है या पुकारा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नीचे देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पानी के साथ मिलकर ना एसिड और ना ही बेस बनाती है। वही बात है ना कि जो न्यूट्रल है वो ना एसिड बनाएगी पानी से मिलकर, ना ही बेस बनाएगी। और पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्यूशन नीले और सुर्ख लिटमस दोनों पर असरअंदाज नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल है ना, इस वजह से ना एसिड बन रहा है ना बेस बन रहा है। तो फिर ना तो सुर्ख लिटमस को नीला करेगी ना नीले लिटमस को सुर्ख, ये सॉल्यूशन इसका करेगा, तो कोई असरअंदाज नहीं होगा बेसिकली। सो के स्टूडेंट्स ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, एसिटिक ऑक्साइड के लिए और न्यूट्रल के लिए। फिर उसका अपना अपना कार्बन डाइऑक्साइड का वहां लिखना है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पांचवां क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के साथ अपने रिएक्शन में एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स पीछे आए, ये ना मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है ये वाली, ठीक है। इसमें अगर हम देखें ना, कैल्शियम ये है और मैग्नीशियम ये है, मतलब कैल्शियम ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है। तो कैल्शियम जो है ना ये ठंडे पानी से बहुत तेज रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी से बहुत आहिस्ता से रिएक्शन करता है। ये पीछे भी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ पीछे से मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये बड़ी आहिस्ता से ठंडे पानी से रिएक्शन करती है और आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन कैल्शियम का यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन कैल्शियम जो है चूंकि मैग्नीशियम से वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो कैल्शियम है वो ठंडे पानी से बहुत तेज रिएक्शन करती है और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बहुत तेज वो बनाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फिर नीचे हम बता देंगे कि जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम के ऊपर है। अगर मैं आपको अगेन बताऊं तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें देखें कैल्शियम ऊपर है ना, हाँ, और मैग्नीशियम नीचे है। तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, ये हम एंड पर बता देंगे। जो ऊपर वाली होती है ना वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे नीचे आए तो रिएक्टिविटी में कमी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कैल्शियम ठंडे पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। वही बात, जो कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जबकि मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ बहुत आहिस्ता रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है ना। कि जो मैग्नीशियम है ये ठंडे पानी के साथ बहुत आहिस्ता से रिएक्शन करती है और बहुत आहिस्ता से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बस कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो फिर नीचे आपने स्टूडेंट्स बता देना, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है, तो कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ओके स्टूडेंट्स, बात याद रखनी है कि दोनों ही कैल्शियम और मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन कर सकती हैं, लेकिन फर्क यह है कि कैल्शियम का रिएक्शन तेज होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि मैग्नीशियम का रिएक्शन ठंडे पानी से आहिस्ता होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। बनती तो प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बस वो रिएक्शन तेज होता है और ये आहिस्ता होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो कैल्शियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, क्योंकि वो ठंडे पानी से तेजी से रिएक्शन करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धातु की रिएक्टिविटी का तयन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पीछे आए, इसका आंसर है आपकी बुक में। अच्छा, आपने याद रखना है धातु को मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखेंगे, मेटल्स के पानी या एसिड्स के साथ रिएक्शंस की बुनियाद बनाकर इनकी रिएक्टिविटी का अंदाजा या तयन किया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ मेटल्स को रिएक्टिविटी में कमी के लिहाज से मुरतब किया जा सकता है कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी इस तरतीब में हम उनको मुरतब करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह की तरतीब को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का नाम दिया गया है या दिया जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम कर लेंगे तो अच्छा है। बाकी मजीद तो हमें ये पता चल गया कि ऊपर वाले मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी में कमी आती जाएगी, नीचे वाली कम रिएक्टिव है, ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बेसिकली धातु या मेटल्स का पानी या एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और उसकी बुनियाद पर यह सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज को हम देखकर पता लग जाता है कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। जैसे कोई भी अगर मेटल्स मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, जैसे फर्ज कर लें कि मैं बेरियम और एल्यूमिनियम में देखना चाहता हूँ, तो ये बेरियम है, ये एल्यूमिनियम है।
तो बेरियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, तो बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। तो जो ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली कम रिएक्टिव होती जाती हैं। ये इस तरह से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये जो हमने सीरीज़ बनाई हुई है ना, ये धातु का पानी या एसिड के साथ रिएक्शन करके हमने देखा है कि कौन सी जल्दी रिएक्ट कर रही है, कौन सी आहिस्ता रिएक्ट कर रही है। जो जल्दी रिएक्ट कर रही है उनको ऊपर रखा है, जो आहिस्ता से रिएक्ट कर रही है उनको नीचे। जैसे पीछे हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम का देखा, कैल्शियम जल्दी रिएक्ट करती है पानी, ठंडे पानी के साथ, मैग्नीशियम आहिस्ता आहिस्ता करती है। तो कैल्शियम के ऊपर रखा, मैग्नीशियम को नीचे रखा, ये बात समझे। तो इस सीरीज की बुनियाद पर स्टूडेंट्स हम धातु की रिएक्टिविटी का अंदाजा या तयन कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आंसर ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। सो ये देख सकते हैं धातु के पानी या एसिड्स के साथ रिएक्शंस की बुनियाद बनाकर इनकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ धातुओं को रिएक्टिविटी में कमी के लिहाज से मरतब किया जा सकता है। इस तरह की तरतीब को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का नाम दिया गया है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये बातें आपने याद रख लेनी है, वही मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं की है, तो वही है आपने याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन से सानवी यानी कि सेकेंडरी आलूदा ज़रात, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर आपकी बुक में है, पिछले ही पेज पर आएंगे, यहाँ पर देखें पेज नंबर 77 पर आ जाएं। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये देखें यहाँ से आपने करना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एक सानवी आलूदगी का मौजब भी बनते हैं, इस आलूदगी को हम एसिड रेन कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी और फिजा में मौजूद दूसरे केमिकल से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड के बहारात बनाते हैं। तो ये बहारात फिर आगे एसिड रेन में मौजूद होते हैं। तो है पहले यहाँ तक करने, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आए, यहाँ से अगेन करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिजा में मौजूद एक और आलूदा शय सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील करने के लिए कैटलिस्ट का रोल भी अदा करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, ये कैटलिस्ट का रोल अदा करते हैं, किस में? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील करने के लिए। और सल्फ्यूरिक एसिड अगले पेज पर देखें, एसिड रेन ही का एक जुज है। सो सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड रेन का जुज है। तो ये SO2 + O2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मौजूदगी में SO3 में तब्दील होगी, SO3 फिर आगे सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं होंगे तो फिर SO3 भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट नहीं होगा। फिर SO3 अगर नहीं बनेगी तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा। बट नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाने में वो अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। सो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने ये दोनों बातें याद रखनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी जो मतलब सानवी आलूदा ज़रात हैं, ये पैदा करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन कौन से? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड जो एसिड रेन में हैं, और फर्दर एसिड रेन में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो भी ये तब्दील करवाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ये कैटलिस्ट का रोल अदा करते हैं, किरदार अदा करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पहले ये 2 लाइनें ऑलमोस्ट याद करनी है, फिर यहाँ से लेकर आगे तक तो ये आपने इसका आंसर लिख लेना है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये देखें ये सब कुछ मैंने वही लिख लिया है उसी तरह से, तो ये देख लें, उनको मैंने मिलाकर यहाँ पर लिख लिया है। तो ये आपने सारा उसी तरह से जो मैंने आपको समझाया है ना, हाँ, ये लिख लेना है। तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।